Now deferred tax. As per India's balance sheet approach is used to calculate the deferred tax as follows. अब बैलेंस शीट अप्रोच से कैसे हम लोग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टेम्परेरी डिफरेंस. इसको हम टाइमिंग डिफरेंस भी बोलते हैं और टेम्परेरी डिफरेंस भी कहते हैं. मतलब सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस होगा तभी डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्रिएट होती है, अदरवाइज नहीं होगी. बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ असेट लायबिलिटीज़ मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि जो आपका कैरिंग अमाउंट होता है वो होता है बैलेंस ऑफ रेलिवेंट असेट और लायबिलिटी इन द बुक्स, ठीक है, एज पर इंडियाज. और टैक्स बेस होता है अमाउंट ऑफ रेलिवेंट एसेट और लायबिलिटीज दैट वुड अपीयर इन इनकम टैक्स बैलेंस शीट. यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो आपका बैलेंस आ रहा है वो होता है आपका टैक्स बेस. टाइमिंग डिफरेंस और टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं. एक है होगा आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दूसरा होगा आपका डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस. देखो, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है ये वो डिफरेंस है जिससे आपको फ्यूचर में एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा. तो आप एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. और डिडक्टिबल टैक्सेबल डिफरेंस मतलब यानी आपको फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी. तो इसमें इस केस में डिडक्टिबल टैक्सेबल डिफरेंस कहेंगे उसे हम, ठीक है. इट मीन्स एडिशनल टैक्स पेमेंट फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसको हम TTD भी बोलते हैं शॉर्ट में. और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस इट मीन्स सेविंग ऑफ टैक्स इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आपको टैक्स की सेविंग होगी तो हम बनाते हैं डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है. अब देखो, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की केस में हमारा DTA क्रिएट होता है, नहीं सॉरी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस में हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है. डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस में हमारा डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होता है, ठीक है. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड इफ करंट असेट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल बेस ऑफ असेट. अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं इन केस ऑफ असेट. इफ़ कैरिंग अमाउंट इज़ लेस देन टैक्स बेस इन केस ऑफ लायबिलिटी तो हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं. यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दो तरीके से क्रिएट होगी. अगर एसेट की बात करें तो कैरिंग अमाउंट जब ज़्यादा होगा टैक्स बेस से तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी. और लायबिलिटी केस में कैरिंग अमाउंट जब लेस देन होगा टैक्स बेस से तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है. और डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स इट मीन्स सेविंग ऑफ टैक्स सेविंग. तो इस केस में कैरिंग अमाउंट इन केस ऑफ असेट अगर कम है टैक्सेबल डिफरेंस से, सॉरी टैक्स बेस से, तो उस केस में डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगा. और लायबिलिटी केस में अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है तो डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगा, ठीक है. तो यानी जो हमने यहाँ पढ़ा उसका अपोजिट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है. कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एग्जाम्पल, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल है PP का. सबसे पहले PP का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि PP के केस में हमारा टाइमिंग डिफरेंसेस आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स अलग होता है और एज़ पर कंपनीज एक्ट यानी बुक्स अलग होता है, ठीक है. एग्जाम्पल, 5,000 का आपने PPE खरीदा, 20% का डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक्स है, 25% का एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट है. टैक्स रेट 30% क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. PP हमारा असेट है, तो मैंने बताया असेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से तो हम DTL क्रिएट करते हैं. और लायबिलिटीज़ के केस में अगर कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस है तो हम DTL क्रिएट करते हैं. तो अभी हम असेट की बात कर रहे हैं. तो ये असेट है PP हमारा. इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा 5,000 माइनस जो डेप्रिसिएशन माइनस किया एज़ पर बुक्स 20% ऑफ 5,000 यानी 1,000. 4,000 का आपका आ गया कैरिंग अमाउंट एज़ पर बुक्स. और टैक्स बेस हो जाएगा 5,000 माइनस 1,250 जो है 5,000 का 25% एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन, ठीक है. तो 37,500 आपका आ गया टैक्स बेस. दोनों का डिफरेंस 250. अब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा है टैक्स बेस से तो क्या बनेगा, DTL बनेगा. तो इसको इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या टैक्सेबल टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है. कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल डिफरेंस तो DTL क्रिएट होगा. तो यहाँ हम DTL की लायबिलिटी बना देंगे 250 के ऊपर 30% यानी 75 का हमारी बुक्स में DTL क्रिएट हो जाएगा. एंट्री पास करेंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू DTL, ठीक है. ये हो गया एक एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड इज A लिमिटेड हैज़ अ इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल ऑफ 1,000, ठीक है. A लिमिटेड को एक इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है 1,000 की, यानी उन्होंने इंटरेस्ट इनकम तो बुक कर दिया इस साल, बट अभी वो इनकम उनको रिसीव नहीं हुई है, यानी एक्चुअल में उनको कोई पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो सिर्फ रिसीवेबल में है. तो इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल हमारी करंट असेट हमारी असेट में आता है, ठीक है. इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट इनकम तब टैक्सेबल होगी जब आपको एक्चुअल में
पेमेंट रिसीव हो जाएगी इंटरेस्ट की, ये तब टैक्स होगा। यानी अभी इनकम टैक्स में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि आपको अभी रिसीव नहीं हुआ, अभी सिर्फ रिसीवेबल में दिख रहा है, ठीक है। और टैक्स रेट 30% है। तो आप देखते हैं ईयर 1 में हमारी बुक्स में इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल का बैलेंस खड़ा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल बैलेंस खड़ा होगा, पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है आपको इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल असेट है, उसका अमाउंट आपको बैलेंस खड़ा होगा बुक्स में। तो कैरिंग अमाउंट 1000 होगा इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल का, और टैक्स बेस यानी जो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट में जो बैलेंस अपीयर होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इनकम तब टैक्स होगी इनकम टैक्स में जब आपको एक्चुअल में रिसीट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टैक्स बेस तो 0 ही रहेगा, क्योंकि आपको ये तब आपको टैक्सेबल होगा जब आपको एक्चुअल में ये रिसीट आएगी, एक्चुअल में जब इंटरेस्ट इनकम को रिसीव होगी। तो टैक्स बेस 0 और बुक्स के अंदर 1000 का इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट फिर से ज़्यादा है टैक्स बेस से 1000 से, तो हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। तो हम क्या बनाएंगे, DTL 1000 इंटू 30% रेट दिया, यानी 300 का हमारी बुक्स में DTL क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल का। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 1000। ए लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट की इक्विटी शेयर में 1000 की, ठीक है। जब उसने इन्वेस्टमेंट इस साल की, लेट से 22-23 में उसने इन्वेस्टमेंट की है, ईयर एंड पे हमें उसको फेयर वैल्यू पे करना होता है, ये हमें पता ही है इंडियस 109 के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट FT PL के अकॉर्डिंग इसको ईयर एंड पे हम लोग फेयर वैल्यू पर लेके आएंगे। फेयर वैल्यू उसकी ईयर एंड पे 800 रुपये है, तो हमने इसका 800 लेके आ चुके हैं। तो अभी हमारी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर असेट का आएगा, असेट फॉर्म में। कैरिंग अमाउंट इसका 800 रहेगा, टैक्स बेस 1000 ही रहेगा, यानी जो बैलेंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट होगा वो 1000 रहेगा, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो लोग हम इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिखाते। ये फेयर वैल्यू गेन और लॉस सिर्फ इंडियस का ट्रीटमेंट है, इंडियस 109 जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ये सब जो हम रीस्टेट फेयर वैल्यू में हम लोग उसको रीस्टेटमेंट करते हैं, इसका ये सिर्फ हमारा इंडियस का ट्रीटमेंट होता है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में तो 1000 का ही उसका कॉस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स का, बट हमारी बुक्स के अंदर वो 800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कैरिंग अमाउंट यहाँ पर लेस देन टैक्स बेस है, कितने से, 200 से। तो जब कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस होता है इन केस ऑफ असेट, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और DTA क्रिएट हो जाएगा 200 से, उसका 30% यानी 60, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। ये हमने 1 2 3 3 एग्जाम्पल हमने असेट के ट्राई कर लिए, और उसमें हमने बोला कि भाई जब कैरिंग अमाउंट ग्रेटर दैन टैक्स बेस होता है तो हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और जब कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस होगा तो हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। अब देखो हम लोग बुक्स में कुछ लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, ग्रेच्युटी की लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, बोनस की हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट पेबल हमारी बुक्स में खड़ा है शेड्यूल बैंक को, जैसे हमने कोई इंटरेस्ट पे करना है किसी लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने कोई लोन लिया है कंपनी ने 1000 करोड़ का, उस पर कुछ इंटरेस्ट की इनकम है 10 करोड़ की, वो इंटरेस्ट उसने एक्सपेंस तो बुक कर लिया बुक्स के अंदर, बट अभी वो इंटरेस्ट पे नहीं किया शेड्यूल बैंक को, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट पेबल के रूप में दिखाई दे रहा है लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। तो ये सारे कुछ तो प्रोविजन हो गई, मैंने सब एक साथ में एग्जाम्पल ले लिया है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, बोनस, इंटरेस्ट पेबल टू शेड्यूल बैंक, तो ये सारी लाइबिलिटी एक साथ ही ले ली है। लेट से इन सब का बैलेंस किसी एक को ले लो आप, 10,000 है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का, ठीक है। और हमें पता है भाई इनकम टैक्स एक्ट में 43B का एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई अगर ग्रेच्युटी है, अगर लीव इनकैशमेंट है, बोनस है, इंटरेस्ट पेबल टू शेड्यूल बैंक है, ये खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब आप इसकी एक्चुअल पेमेंट करोगे, यानी ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे आपका अलाउ है। और ग्रेच्युटी में भी कहते हैं कि अगर आप ग्रेच्युटी एक्चुअल में पेबल है इस साल, ठीक है, तो ही आपको ये खर्चा ग्रेच्युटी का हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ को हम डिसअलाउ कर देंगे। तो ये 40A9 की डिसअलाउंस लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको अलाउ कब होगा, जब आप एक्चुअल में ग्रेच्युटी का, लीव इनकैशमेंट का, बोनस का, पेबल का एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे कैश में, यानी बैंक के थ्रू, तब ये आपको उस ईयर में ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। तब तक ये खर्चा आपको अलाउ ही नहीं होगा। लेकिन हमारी जो बुक्स हैं उसमें तो हमने खर्चा बुक कर दिया ग्रेच्युटी का, ग्रेच्युटी हमने अगर प्रोविजन बनाया हो ग्रेच्युटी का तो हमने एक्सपेंस बुक किया हो, ग्रेच्युटी एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट बनाया होगा, लीव इनकैशमेंट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, बोनस बनाया होगा, बोनस एक्सपेंस डेबिट टू बोनस पेबल, इंटरेस्ट पेबल का बनाया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल टू शेड्यूल बैंक। तो हमने खर्चा तो PL में अपने ट्रांसफर कर दिया है, पर ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये सारा डिसअलाउ हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली बात है ये टेम्प्रेरी डिफरेंस है, यानी ये अभी अलाउ नहीं कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट, ये आपको कब अलाउ कर देगा, नेक्स्ट ईयर में जब आप इसकी पेमेंट कर दोगे। तो मैंने कह रहा हूँ कि भाई ये खर्चा हमारी बुक्स में तो बुक हो गया, हमने अपने बुक्स में प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिया इन खर्चों से, बट जब इनकम टैक्स एक्ट वाला अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो इन खर्चों को वापस से ऐड कर देगा, यानी प्रॉफिट इंक्रीज़ कर देगा वापस से, और अलाउ कब कर देगा आपको, ये जिस ईयर में आप पेमेंट कर दोगे। तो ये एक टेम्प्रेरी डिफरेंस है। अब टेम्प्रेरी डिफरेंस है तो हम लोग DTL बनाएंगे इस केस में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, लीव, बोनस, इंटरेस्ट पेबल, ये सब लायबिलिटीज़ हैं आपकी, ठीक है। और लायबिलिटीज़ केस में मुझे पता है अगर करंट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, अगर कैरिंग अमाउंट आपका ज़्यादा होता है टैक्स बेस से तो आप डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करते हो, और कैरिंग अमाउंट अगर लेस देन टैक्स बेस है तो आप DTL बनाते हो, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट हमारा 10,000 होगा, किसी एक का ले लो आप, ग्रेचुटी का ले लो, लीव का, बोनस का, इंटरेस्ट, सबका मैंने ले लिया कि 10,000 है, तो 10,000, ठीक है। और टैक्स बेस रहेगा 0, क्योंकि ये खर्चा आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होने वाला है फ्यूचर में, अभी अलाउ नहीं होगा, तो अभी तो टैक्स बेस 0 ही रहेगा, इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका अलाउ नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली बात है जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से इन केस ऑफ लायबिलिटी, तो हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करेंगे, और ये जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो DTA क्रिएट हो जाएगा 10,000 इंटू 30% का रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3,000, तो 3,000 की एंट्री पास कर देंगे, DTA डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, 3,000 से हम लोग एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और लीव, बोनस का जो अगर लायबिलिटी इस केस में, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे जो हमने इसमें पढ़ने थे। अब अगला पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ DTA DTL। कैसे हम DTA DTL को कैलकुलेट करते हैं, देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTA DTL दैट विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऑब्वियसली हम लोग निकालेंगे टेम्परेरी डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। हम टेम्परेरी डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस दोनों को सेम ही कहते हैं, बस इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं इस टर्म को। हम टेम्परेरी डिफरेंस भी बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी टेम्परेरी डिफरेंस है आपका असेट लायबिलिटीज़ का, जो हमने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा, उसको हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा DTA DTL क्लोजिंग। जो भी हमारा बनना होगा, DTA बनना होगा तो DTA बनेगा, DTL बनना होगा तो DTL बनेगा। अमाउंट ऑफ DTA DTL टू बी रिकॉग्नाइज इन द PL एंड OCI। अब कैसे रिकॉग्नाइज करना है, देखो, क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लोगे ऊपर से DTA DTL का, उसमें से माइनस कर दोगे जो ओपनिंग में आपका DTA DTL का बैलेंस आ रहा है, वो माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस होगा आप उसे रिकॉग्नाइज कर दोगे PL या OCI में। मैं PL OCI क्यों कह रहा हूँ कि अगर PL के आइटम पे DTA DTL बना है तो PL में जाएगा, और अगर OCI के किसी आइटम पे DTA DTL बना है तो OCI में जाएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन PL OCI इन अकॉर्डिंगली टू द आइटम ऑन विच इट इज़ क्रेडिटेड। अगर PL के आइटम पे DTA क्रिएट किया है तो DTA का जो एक्सपेंस होगा वो PL में जाएगा, और अगर OCI के आइटम पे DTA DTL क्रिएट किया है तो OCI में जाएगा, ठीक है। और DTA DTL जो भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस साल में वो रिवर्स होता है फ्यूचर में, क्योंकि देखो ये कोई परमानेंट नहीं होता DTA DTL, ये आप इस साल रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हम फ्यूचर में इसको रिवर्स करेंगे, तभी हम DTA DTL क्रिएट कर रहे हैं। हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस है, और ये DTA DTL सिर्फ टेम्परेरी हम क्रिएट करते हैं। हमें पता है हम अभी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है। DTA अभी क्रिएट हो रहा है तो फ्यूचर में रिवर्स होगा तभी DTA बन रहा है, अगर फ्यूचर में रिवर्स ही नहीं होना तो DTA DTL बनना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना DTA DTL हमेशा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ही बनता है, टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से बनता है, परमानेंट डिफरेंस की वजह से नहीं बनता। और टैक्स रेट आप कौन सा लोगे भाई, टैक्स रेट आप वही लोगे जो आपका टैक्स रेट अभी, जैसे मैं इस साल बना रहा हूँ तो मुझे पता है इस साल मेरा टैक्स रेट क्या रहेगा फ्यूचर के लिए। मुझे पता है भाई कंपनी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट चेंज करती रहती है कंपनीज़ के ऊपर कि क्या टैक्स रेट रहेगा, तो जो भी लास्ट रेट होगा, लेटेस्ट रेट होगा, आप उसी को कैलकुलेट ले लोगे एज अ बेस कैलकुलेट करने के लिए DTA और DTL। और जो भी टैक्स, जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट अनाउंस कर दिया बिफोर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट से पहले आप गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट अनाउंस कर दिया फ्यूचर के लिए कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स रेट, जैसे लेट से अभी टैक्स रेट 25% चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और गवर्नमेंट ने बैलेंस शीट डेट से पहले यानी फरवरी में जब बजट आता है उससे पहले उसने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स रेट 30% हो जाएगा कंपनीज़ के लिए। तो DTA DTL जो मैं बनाऊंगा वो 30% के रेट से बनाऊंगा। इस साल का जो टैक्स है वो तो 25% पे लगेगा, लेकिन जो DTA DTL लगेगा वो जो रेट होगा वो होगा 30%, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैलेंस शीट डेट से पहले ही बता दिया कि हम फ्यूचर में टैक्स रेट 30% करने वाले हैं। तो अब 30% आपका नेक्स्ट आगे सालों के लिए 30% रेट लगेगा, और DTA DTL बनता ही फ्यूचर के लिए है, तभी उसका नाम डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड मतलब नेक्स्ट आगे के लिए जो टैक्स होगा आपका डेफर्ड, ठीक है। तो वो रेट हमने कैलकुलेट लेना है जो बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है। जनरल एंट्री हम कैसे पास करते हैं वो हम देख लेते हैं।
डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटीज केस में अगर मुझे DTA रिकग्नाइज करना है तो मैं एंट्री पास करूँगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स असेट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये PLOCA में जाएगा अकॉर्डिंगली जिस पे भी क्रिएट हो रहा है, जिस आइटम पे हम बना रहे हैं। और अगर मुझे रिवर्स करना है DTA को तो इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू DTA। अगर DTL क्रिएट करना है तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू DTL, और अगर रिवर्स करना है DTL को तो DTL डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एंट्रीज होगी मेरी।